हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 107 में। प्रीवियस लेक्चर में बेटा अपने एडेप्टेशन पढ़ाए थे कि सराउंडिंग जो परिवर्ती पर्यावरण होता है, फिर वैसे परिवर्ती पर्यावरण में कोई भी जीव अपना जीवित रहने और जनन के लिए किस प्रकार के गुण अपनाता है, तो उसको अपने एडेप्टेशन कहा था और वो जीव स्तर पर ही लागू होते हैं। अब देखिए बेटा कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इस लेक्चर में आपका स्टार्ट हो रहा, तो नेक्स्ट इंडिविजुअल के बाद अपन बेटा इकोलॉजिकल हायरार्की, जो मैंने आपको वर्गीय की पदानुक्रम बताया था शुरू के अंदर, जो परिभाषाएं बताई थी, तो बेसिक यूनिट आधारभूत इकाई ऑर्गेनिज्म, जीव, व्यष्टि, इंडिविजुअल के बाद जो नेक्स्ट अगली जो इकाई थी, और वो अगली इकाई क्या थी बेटा? पॉपुलेशन। क्या थी बताओ? पॉपुलेशन समष्टि। तो आप समझे बेटा कि यहां अपन अब आज समष्टि के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी अब अपना पॉपुलेशन स्टार्ट हो गया है। क्लियर बेटा? सबसे पहले देखो बेटा कि अपन पॉपुलेशन की आपको परिभाषा बताते हैं। तो क्या पॉपुलेशन क्या है बेटा? तो आप कहोगे बेटा कि कोई भी डिफाइन जियोग्राफिकल एरिया, एक सुपरिभाषित, ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र है ना बेटा। तो आप कहोगे कि अपन कहें बेटा कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाले समान प्रकार के जीवों का समूह, है ना बेटा। तो अपन कहें कि समान प्रकार के जीवों का समूह जो समान प्रकार के संसाधनों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उपयोग करते हैं। समान प्रकार के संसाधनों को साझा करते हैं, उनके लिए स्पर्धा, कंपटीशन, आप समझे बेटा, उनके लिए स्पर्धा, कंपटीशन करते हैं। यस बेटा। तो आप जानते हो कि एक सुपरिभाषित या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाले समान प्रकार के जीवों का समूह जो समान प्रकार के संसाधनों को साझा करते हैं और उनके लिए स्पर्धा, उनके लिए क्या करते हैं बेटा? स्पर्धा करते हैं, है ना बेटा। और अपन बात बेटा तथा इनके मध्य अंतर प्रजनन मतलब इंटरब्रीडिंग, है ना बेटा। तथा इनके मध्य अंतर प्रजनन, इंटरब्रीडिंग संभव हो। इस समूह को पॉपुलेशन कहते हैं बेटा। इस समूह को आप क्या कहते हैं बेटा? पॉपुलेशन कहते हैं। बात को समझ रहे हैं? क्या कहते हैं बेटा? पॉपुलेशन कहते हैं, समष्टि कहते हैं। अब बेटा देखो, आप आराम से देखिए, यहां जो इंटरब्रीडिंग है, इंटरब्रीडिंग के अंदर तो क्या छुपा हुआ बताओ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, संकरण, यानी यहां पर तो क्या अंतर्निहित है? लैंगिक जनन अंतर्निहित है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंतर्निहित है ना बेटा। लेकिन अपन एक बात कहते हैं, देखो बेटा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, कि इकोलॉजी के अंदर अगर आप समझें कि बेटा कि अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाले व्यष्टियों के समूह को भी पारिस्थितिक तौर पर अध्ययन के लिए समष्टि मान लिया जाता है। यानी अलैंगिक जनन से भी अगर व्यष्टियां बने समान प्रकार की, तो उनको समष्टि मान लिया जाता है। वहां डाइवर्सिटी के अंदर अपने जब बायोलॉजिकल कंसेप्ट दिया था, जाति की जैविक धारणा, जो मेयर ने दिया था, 2016 में क्वेश्चन भी आ गया, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज या पॉपुलेशन, वो तो कहता है कि समान प्रकार के जीवों का ऐसा समूह जो आपस में अंतर प्रजनन कर सके, इंटरब्रीडिंग। तो वो तो स्ट्रिक्टली सेक्सुअल को ही मानते हैं। लेकिन तुम जानते हो कि पर्यावरण के परिवर्तनों का अध्ययन इकोलॉजिकल अध्ययन में तो अपन अलैंगिक जनन से जो व्यष्टियों का समूह बनता है
उसको भी अपन पारिस्थितिक अध्ययन के अंदर अपन बेटा क्या कर लेते हैं, आमतौर पर अपन पारिस्थितिक अध्ययन के लिए समष्टि मान ली जाती है। तो अपन कहते हैं कि इकोलॉजी के अंदर, इकोलॉजी में अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं बेटा कि इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन बोले तो वही इंटरब्रीडिंग, लैंगिक जनन इंटरब्रीडिंग, वह अलैंगिक जनन जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है ना बेटा, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन दोनों से ही उत्पन्न जीवों को, दोनों से ही उत्पन्न जीवों को समष्टि मान लिया जाता है ना। पारिस्थितिक अध्ययनों में, इकोलॉजिकल स्टडीज में एसेक्सुअल से भी अगर व्यष्टियों का समूह बनता है, एसेक्सुअल से भी व्यष्टियों का समूह बनता है तो बेटा क्या मान लिया जाता है, यानी पॉपुलेशन में सम्मिलित कर लिया जाता है या समष्टि मान लिया जाता है। बात को समझ रहे हैं आप? यस बेटा। अब ध्यान दे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर अपन करेंगे, बहुत जबरदस्त नोट की बात यहां करेंगे जो बहुत कुछ आपको समझाने में सहायक होगा अगर आप दिमाग यहां यूज करते हैं तो बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट क्या है बेटा कि देखो, हालांकि व्यष्टि व जीव है, कोई भी इंडिविजुअल व्यष्टि है ना बेटा, अपन कहते हैं कि हालांकि व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, व्यष्टि वह जीव है जो परिवर्ती, अपन कहें बेटा कि परिवर्तित, कहते हैं अपन परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे, परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे। आपने कहा था ना कि अजैव कारकों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर नियामक हो सकता है कोई जीव, समरूपण रख सकता है, कॉन्फॉर्मर हो सकता है ना। तो हालांकि व्यष्टि वह जीव है जो परिवर्तित पर्यावरण का क्या करे बेटा, सामना करे, परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे। लेकिन आप जानते हो बेटा कि लेकिन जो वांछित लक्षण होते हैं, लेकिन वांछित लक्षण या अपन कहें ट्रेट कहें अपन, है ना बेटा, लेकिन जो अपन बात बेटा कि वांछित विशेषक या यहां अपन कहें बेटा वांछित विशेषकों मतलब जो डिजायर्ड ट्रेट, वांछित विशेषकों का चयन, है ना बेटा, वांछित विशेषकों का चयन, यानी कोई भी एक बड़ा गुण जो लागू होना होता है, वांछित विशेषकों का चयन करने के लिए प्राकृतिक वर्ण, जो नेचुरल सिलेक्शन है बेटा, प्राकृतिक वर्ण समष्टि पर कार्य करता है। प्राकृतिक वर्ण किस पर कार्य करता है बेटा, समष्टि पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी। यानी बेटा जो वांछित विशेषक ट्रेट का चयन करने के लिए, आपने जूलॉजी में इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, जैव विकास में डार्विन का जो प्राकृतिक वर्ण था, नेचुरल सिलेक्शन, कि जैसे मान लो कि किसी भी जैव विकास के दौरान किसी भी सजीव को अगर वांछित ट्रेट को, वांछित विशेषक का चयन करना हो, जैसे औद्योगिक क्रांति से पहले वो जो पेड़ों के ऊपर जो कीट थे, अपन बात रहा कि वो भूरे रंग के थे, लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद वो काले पड़ गए तने, तो उनके परभक्षी की पहचान में आने लग गए, तो उन्होंने एक साथ अपना कलर क्या किया, चेंज। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म जो आप पढ़ते हो वहां पर इवोल्यूशन में पढ़ा है अपने, है ना बेटा। तो कोई भी लक्षण जो पूरी पॉपुलेशन पे लागू होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं बेटा, एक सबसे इंपॉर्टेंट अपन नोट की बात करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन, जो प्राकृतिक वर्ण है ना, नेचुरल सिलेक्शन, वो किसी एक व्यष्टि पर नहीं लागू हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, है ना बेटा, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन सदैव और सदैव पॉपुलेशन यानी समष्टि पर कार्य करता है। नेचुरल सिलेक्शन बेटा सदैव पॉपुलेशन यानी समष्टि पर कार्य करता है। बात को समझ रहे हो आप? नेचुरल सिलेक्शन हमेशा और हमेशा किस पर लागू होता है, समष्टि पर, सदैव पॉपुलेशन पर कार्य करता है बेटा, है ना।
क्योंकि आप समझ सकते हो बेटा, देखो फिर अपन कहें कि समष्टि पारिस्थितिकी, मैं कहूँ आपको बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर कहूँ जो एनसीईआरटी की है, कि जो समष्टि पारिस्थितिकी है, समष्टि पारिस्थितिकी, तो बेटा समष्टि पारिस्थितिकी क्या है यहां पर? पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी। यस बेटा, समष्टि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी का, पारिस्थितिकी इकोलॉजी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यस बेटा, यानी समष्टि पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवंशिकी, क्योंकि यह इकोलॉजी को, वही बात कहूं, क्योंकि यह पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को समष्टि आनुवंशिकी, समष्टि आनुवंशिकी यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, समष्टि आनुवंशिकी व जैव विकास, जैव विकास से जोड़ती है, जैव विकास से जोड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा कि समष्टि पारिस्थितिकी पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवंशिकी और जैव विकास से जोड़ती है। तो एक अपन बहुत महत्वपूर्ण समीकरण यहां देते हैं बेटा, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी समष्टि पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी बराबर अपन कहें कि इकोलॉजी तो आएगी आएगी पारिस्थितिकी, तो इकोलॉजी प्लस समष्टि आनुवंशिकी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और प्लस इवोल्यूशन, जैव विकास, इवोल्यूशन। क्योंकि इवोल्यूशन में क्या था? नेचुरल सिलेक्शन, किसी वांछित विशेषक यानी ट्रेट को अगर उसका चयन करना है, तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसी एक जीव पर नहीं, पूरी समष्टि पर लागू होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन सदैव और सदैव पॉपुलेशन समष्टि पर कार्य करता है। समष्टि पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इकोलॉजी का एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि यह इकोलॉजी को समष्टि आनुवंशिकी व जैव विकास से जोड़ता है। इसलिए अपन कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी बराबर इकोलॉजी प्लस पॉपुलेशन जेनेटिक्स और साथ में क्या? इवोल्यूशन यानी जैव विकास, इवोल्यूशन। यस बेटा, तो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई या नहीं हुई? अरे बोलो बोलो। तो ये आप समझ सकते हो कि एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में समान प्रकार के जीवों का समूह जो समान प्रकार के संसाधनों का साझा करते हैं, शेयर करते हैं, उनके लिए उनमें आपस में स्पर्धा भी होगी और सबसे तीव्रतम संघर्ष होगा, क्योंकि एक ही जाति के सदस्यों में हो रहा है, इंट्रा स्पेसिफिक। बोलो हाँ ना। और फिर आप जानते हो कि इंटरब्रीडिंग करेंगे और नई जननशील संतान भी वो पैदा कर सकेंगे। लेकिन अपन टैक्सोनॉमी में तो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जीवों को एक जाति की डिफाइन करते हैं। वहां पर तो अपन कहते हैं कि जाति को परिभाषित करने के लिए वहां रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जन्नात्मक पृथक्कृत समूह, ऐसा समूह जो केवल आपस में अंतर प्रजनन कर सके और जिनमें लैंगिक जन की क्षमता नहीं, वहां अपन जाति में उनको सम्मिलित ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ इकोलॉजी में तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो वेष्टि उनका समूह है, उनका भी अगर पर्यावरण के साथ अध्ययन करना होता है, पारिस्थितिकी में अध्ययन करना होता है, तो अपन इकोलॉजी में इंक्लूड, सम्मिलित कर लेते हैं। यस बेटा, कितना मस्त है। देखो क्या आपको ये पॉपुलेशन एक तो टैक्सोनॉमी की एक बात क्लियर कर रहा है, एक इवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन वो क्लियर कर रहा है, और आप जानते हो जेनेटिक्स की पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है वो भी आप जानते हो पॉपुलेशन में होता है। उस बात को आनुवंशिक जेनेटिक्स की बात को क्लियर कर रहा है। इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूं बेटा कि इकोलॉजी एक भावना है, इकोलॉजी एक पूरी एनसीईआरटी है, इकोलॉजी एक पूरी बायोलॉजी है। अब भाई किसी का मान लो 11th की बात ही क्लियर नहीं है और अपन तो लाइन बोल देंगे, तो बेटा वो लाइन बोल देंगे उसको, तो बेटा थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ो, 11th की लाइन को दिमाग लगाओ। नहीं है कोई बात नहीं यार, मजे से रहो ना यार, आपको टॉप रैंकर बनाना हमारा लक्ष्य है। मैंने आपको पर्सनल नंबर बता रखे हैं, डाउट भेजो, तुरंत आपके पास उसका लाइन का आंसर आ जाएगा। बात को समझे? 9461357946 भेजो, तुरंत आपको सरल वे में लोकल लैंग्वेज में समझा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज की बात होती है। बात को समझे बेटा? अब देखिए अपन नेक्स्ट देखते हैं जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, यानी पॉपुलेशन में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट,
अपन नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। टाइम लग गया। अब देखिए बेटा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट समष्टि के गुण, समष्टि के गुण। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, समष्टि के क्या क्या गुण हैं? यस बेटा, पहली बात तो आपको मैं बात करता हूं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स समष्टि के गुण। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है समष्टि के गुण हैं, तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन होती है, और वो लाइन क्या होती है कि किसी भी पॉपुलेशन के गुण, कोई भी समष्टि है, किसी भी पॉपुलेशन के गुण इसका निर्माण करने वाले यस बेटा, किसी भी पॉपुलेशन के गुण इसका निर्माण करने वाले इंडिविजुअल जो व्यष्टि होती है, व्यष्टि से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी बेटा किसी भी समष्टि के पॉपुलेशन के गुण इसका निर्माण करने वाले, जिन्होंने मिलकर इसका निर्माण किया है इंडिविजुअल ने, उस व्यष्टि से क्या होते हैं? भिन्न। या सिंपल लैंग्वेज में आप कहें कि समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते। अर्थात अपन ऐसे कह दें यहां पर कि समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यष्टि जीव, जो इंडिविजुअल है, व्यष्टि जीव में नहीं होते। और ये भी बेटा पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा आपको बहुत अच्छा एनसीईआरटी ने, कि भाई ऐसे कौन से गुण जो व्यष्टि में नहीं होते लेकिन किसमें होते हैं? समष्टि में। जैसे कहते हैं ना कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, लेकिन जिन कोशिकाओं ने उत्तक बनाया, उत्तक में कुछ ऐसे गुण हैं जो बनाने वाली कोशिका में नहीं है, क्योंकि जब कोशिकाएं संगठित हो रही थी तो उनमें इंटरेक्शन हो गई, पारस्परिक क्रियाएं, तो नए गुण आ गए। तो आप समझ रहे हैं कि व्यष्टि मिलकर क्या बनाती है? समष्टि। तो समष्टि में भी कुछ ऐसे गुण हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं मिलते हैं। यस बेटा, जैसे सबसे पहले बेटा अपन लेते हैं इसके समष्टि के जो गुण होते हैं, वो फर्स्ट आपको मैं यहां पर लेता हूं कि बर्थ रेट और डेथ रेट। यस बेटा, बर्थ रेट और क्या बेटा? डेथ रेट, ये अपन बात करते हैं। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होती है? जन्म दर, मृत्यु दर। यस बेटा, जन्म दर और क्या? मृत्यु दर। तो देखिए बेटा, बर्थ रेट और डेथ रेट, अपन एक बात करते हैं कि भाई दिमाग लगो, ये दरें समष्टि के सदस्यों के संबंध में संख्या में परिवर्तन व्यक्त करती हैं, समष्टि के सदस्यों के संदर्भ में संख्या में परिवर्तन को व्यक्त करती है। यानी जन्म दर उसमें वृद्धि को और मृत्यु दर ह्रास, कमी को प्रदर्शित करती है। बात को समझे। अब अपन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि देखो बेटा, ये बर्थ रेट क्या होती है और फिर डेथ रेट क्या होती है, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट कि सीधी सी बात है, कोई भी एक व्यष्टि है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि देखो ध्यान से दिमाग लगाओ कि एक व्यष्टि, एक इंडिविजुअल, एक व्यष्टि या तो जन्म लेता है, एक व्यष्टि या तो जन्म लेता है या मरता है। बात को समझे। एक अकेला व्यष्टि या तो जन्म सकता है या मर सकता है,
लेकिन एक अकेला व्यष्टि जन्म दर या मृत्यु दर प्रदर्शित नहीं कर सकता। आप जानते हो कि जन्म दर और मृत्यु दर तो कौन दर्शाती है? पॉपुलेशन। हो गए ना भिन्न गुण, है ना। आप कहोगे कि एक व्यष्टि या तो जन्म लेता है या मरता है, लेकिन समष्टि पॉपुलेशन बर्थ रेट, जन्म दरें, बर्थ रेट या डेथ रेट दर्शाती है। यस बेटा, तो पॉपुलेशन बर्थ रेट या डेथ रेट दर्शाती है। यहां देखिए बेटा, अपन इसको बहुत इजी वे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वे में। सबसे पहले बेटा अपन शो करते हैं बर्थ रेट कि जन्म दर क्या होती है। जन्म दर क्या होती है, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है जो आपके नीट एग्जाम में आ भी चुका है। सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा कि बर्थ रेट क्या होती है। यस, तो पर कैपिटा बर्थ, प्रति व्यक्ति जन्म या प्रति व्यष्टि जन्म, बर्थ रेट होती है पर कैपिटा बर्थ, पर कैपिटा बर्थ, प्रति व्यक्ति जन्म, पर कैपिटा बर्थ, ये होती है बर्थ रेट। यानी प्रति इकाई व्यष्टि कितनों ने जन्म लिया, तो वो आपकी क्या निकलती है? बर्थ रेट, जन्म दर, पर कैपिटा बर्थ। समझ गए? जैसे मैं यहाँ के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण लूँ आपके लिए, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण लूँ कि किसी तालाब में, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूँ कि किसी तालाब में 20 कमल के पौधे थे। यानी जो कमल की समष्टि थी कितनी थी बेटा? 20। किसी तालाब में 20 कमल के पौधे थे। बात को समझ रहे हो बेटा? तथा एक वर्ष में 8 नए कमल के पौधे निर्मित होते हैं। कमल के पौधे निर्मित होते हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे कि भाई बताओ उस तालाब में कमल की जनसंख्या की या कमल की समष्टि की जन्म दर क्या है? तो कमल की समष्टि की जन्म दर होगी। यस बेटा, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अपन यहां यूनिट टाइम को लेते हैं, इकाई समय को लेते हैं। किसी तालाब में कितने कमल के पौधे थे बताओ बेटा? 20। एक वर्ष में, टाइम के एक वर्ष में 8 नए पौधे और आ गए, है ना। अब मृत्यु हुई या नहीं वो उससे अपन अभी यहां नहीं डिफाइन करेंगे बेटा। पहले जन्म दर अपनी पृथक निकलती है, मृत्यु दर अपनी पृथक निकलती है, फिर समष्टि की वृद्धि हुई या कमी हुई, उसमें जन्म दर माइनस क्या होती है? मृत्यु दर होती है। बात को समझे? यहां अपन जन्म दर निकालेंगे कि किसी तालाब में 20 कमल के पौधे थे और एक वर्ष में 8 नए पौधे निर्मित होते हैं, तो कमल की जनसंख्या की क्या जन्म दर है? बात को समझ रहे हो आप बेटा? तो देखो जन्म दर क्या है बेटा कि 20 पर कितने आए? 8। 20 पर 8 आए ना, अपने चूंकि वाला नियम कि 20 पर 8 आए तो प्रति व्यष्टि निकालना। आपको क्या निकालना? प्रति व्यष्टि निकालना है। तो इकाई पे कितने आए? तो इकाई पे आए 8/20। 8/20 आए बेटा। अब 8/20 आए तो आप जानते हैं कि 0.4 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो यहां 0 लेंगे, 80, 20 का 80, तो 0.4 प्रति व्यष्टि आता ना, प्रति व्यक्ति, तो प्रति कमल। और समय क्या है? प्रति वर्ष। समय को लेना भी जरूरी है। तो 0.4 संतति, यहां पर संतति भी जोड़ देंगे, 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। ये आपकी हो गई बेटा, क्या हो गई? जन्म दर। और इस प्रकार अपन जन्म दर की गणना इस सूत्र से करते हैं।
जन्म दर की गणना इस सूत्र से करते हैं। देखो बेटा, गणना इस सूत्र से करते हैं कि डेल एन मतलब कितना नए, मतलब 8। तो अपन वहां पर जो समय की बात करते हैं कि समय पहले कितने थे, तो डेल एन बटा एन डेल टी, एन डेल टी। बात को समझे? तो भाई आप दिमाग लगाएं कि 8 20 पर आए तो 1 पर 8 बटा 20, 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। और ये अपन एक सूत्र की बात कर लेते हैं कि डेल एन बटा एन डेल टी। तो ये आपकी हो गई क्या, जन्म दर, बर्थ रेट। अब तुम और कई एग्जाम्पल ले सकते हो कि माना 200 पौधे थे, 200 पौधे थे, फिर 50 नए आ गए, 50 नए आ गए। अब जो भी वो समय देता है, तो भाई 200 पे 50 आए तो 1 पे 50 बटा 200। तो आप जानते हैं कि पॉइंट लगाते ही 0 पर तो 500 है ना। तो आप जानते हो कि फिर 200 दूना 400, आप समझ रहे हो ना। और फिर आप जानते हो कि हो जाएगा 0.25 प्रति संतति प्रति जो भी वेस्टी है और जो भी समय है। बात को समझ रहे हैं? तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ गया है। तो ये आपकी क्या होती है बेटा, बर्थ रेट। क्या होती है, बर्थ रेट। अब ऐसे अपन क्या निकाल देंगे, डेथ रेट निकाल लेंगे। देखो तो इसमें अपन नेक्स्ट निकाल लेते हैं क्या, डेथ रेट। तो फर्स्ट जो एट्रीब्यूट था, समष्टि का पहला गुण था, वो बर्थ रेट था, है ना बेटा। अब देखो समष्टि का जो नेक्स्ट गुण है वो डेथ रेट है। तो डेथ रेट निकाल देते हैं, ये लो जी। ये लो बेटा, मृत्यु दर, डेथ रेट। अब क्या होती है डेथ रेट, तो वही बात लिखेंगे अपन डेथ रेट में, पर कैपिटा डेथ, पर कैपिटा डेथ, यानी बेटा वही प्रति व्यक्ति या प्रति व्यक्ति मृत्यु। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ रेट हो जाएगी, है ना बेटा। अब देखो बेटा कि डेथ रेट के लिए मैं आपको बता दूं कि पर कैपिटा डेथ आपने दे दी कि किसी प्रयोगशाला में 40 फल मक्खी थी। एग्जाम्पल अपन दें कि किसी प्रयोगशाला में कितनी फल मक्खी थी, 40 फल मक्खी, यानी बेटा फ्रूट फ्लाइज थी। यस बेटा, किसी प्रयोगशाला में 40 फल मक्खी थी। अब एक समय अंतराल ले लें, जैसे कि अपन ने ले लिया एक सप्ताह। एक सप्ताह में 4 फल मक्खियों की मृत्यु हो गई। यस बेटा, तो मृत्यु दर बताइए, मृत्यु दर क्या होगी, है ना। तो देखो बेटा आपको पता है सेपरेट मृत्यु दर, पृथक उसे मृत्यु दर निकलेगी। बताओ कितनी फल मक्खी थी, 40, कितने की मृत्यु हो गई, 4 की। कितने, 40 पे 4 की हुई, तो इकाई पे कितनी हुई, 4 बटा 40। तो अपन कहेंगे 0.1 संतति प्रति फल मक्खी, और यहां लेंगे टाइम प्रति सप्ताह। और इसके लिए भी बेटा वही फॉर्मूला आपका होगा, डेल वही एन और बटा एन डेल टी। बात को समझ रहे हो। तो ये आपकी क्या हो गई, डेथ आ गई। अब कभी ऐसे भ्रमित मत हो जाना, आप क्वेश्चन में भ्रमित करने के लिए वो बढ़ा देगा ऐसे क्वेश्चन कि एक तालाब था या अपन बात रहे कि एक जगह थी, प्रयोगशाला थी, उसमें 40 फल मक्खियां थी, एक सप्ताह में 4 की मृत्यु हो गई, 8 नई आ गई। इससे कोई मतलब नहीं है। जितनों ने जन्म लिया उससे प्रति व्यक्ति जन्म दर अलग निकलेगी, जन्म दर अपनी पृथक निकलेगी। जिनकी मृत्यु हुई तो प्रति व्यक्ति मृत्यु, उनकी मृत्यु दर पृथक निकलेगी। फिर हाँ, अगर आपको समष्टि में वृद्धि या ह्रास पूछा है कि समष्टि में वृद्धि हुई ह्रास हुई, तो फिर आपका फॉर्मूला होता है आर,
आरएफ है ना, मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर अंतर्निहित दर। तो आर बराबर बी माइनस डी, ये जन्म दर अलग निकल गई थी, मृत्यु दर अलग निकल गई थी, तो आर बराबर बी माइनस डी। ये निकलने के बाद उस समष्टि में पता लग जाएगा आपको कि उस समष्टि के अंदर अगर आर का मान पॉजिटिव आए तो वृद्धि हुई है, और वरना क्या हो जाएगा, हास, क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। बात को समझे बेटा। तो आपके देखो समष्टि का पहला गुण बर्थ रेट, दूसरा गुण डेथ रेट। बात को समझे। अब देखिए अपन थर्ड इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं, और वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इस समष्टि की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो नेक्स्ट देखो अपन बेटा थर्ड प्रॉपर्टी इसकी लेते हैं। तो देखिए बेटा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट समष्टि गुण, तो अगला गुण जो थर्ड है और वो आपका है बेटा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो नहीं, लिंगानुपात, लिंगानुपात है। यस बेटा। तो देखो लिंगानुपात ये भी किसका गुण है, समष्टि का। यस। तो अपन कहते हैं बेटा यहाँ लिंगानुपात इस वे के अंदर अपन ये कहते हैं बेटा कि देखो एक जीव कोई भी एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल, एक जीव मैं कहूं इंडिविजुअल, या तो नर होता है भाई, मेल होता है, या फीमेल होती है, या तो नर होता है या मादा होती है। यस बेटा। तो एक जीव देखो एक इंडिविजुअल या तो नर होता है या फिर क्या होती है बेटा, मादा होती है। बात को समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने हो गई। यस, या तो नर हो सकता है या फिर मादा हो सकती है, लेकिन समष्टि लिंगानुपात दर्शाती है। समष्टि क्या दर्शाती है बेटा, लिंगानुपात दर्शाती है ना। अपन कहते हैं बेटा समष्टि लिंगानुपात दर्शाती है, यानी सेक्स रेशियो दर्शाती है ना बेटा। अपन कहते हैं कि भाई समष्टि में नर और मादा दोनों होते हैं, नर और मादा दोनों होते हैं। समष्टि में नर तथा मादा दोनों को ही मानेंगे भी, तभी तो इंटरब्रीडिंग करेंगे। इंटरब्रीडिंग कैसे करेंगे वरना, है ना। समष्टि में नर तथा मादा दोनों होते हैं। यस बेटा। जैसे मैं कहूं कि 1000 व्यष्टि, 1000 संख्या में व्यष्टि है, 1000 व्यष्टि वाली समष्टि में 600 फीमेल है। मान लो, मानो कि समष्टि में 600 फीमेल है, तो बच गए कितने, 400 मेल हैं। तो यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा, 40 रेशियो, वो सॉरी 60 रेशियो 40, ये सेक्स रेशियो आ गया। ये अपन कहते हैं कि प्रति 1000 महिलाओं पर जो पुरुषों की संख्या होती है, या प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, उसको आप क्या कहते हो, सेक्स रेशियो। क्या कहते हो, सेक्स रेशियो, है ना। यानी प्रति 1000 महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, जो मानव समष्टि की जनगणना करते हैं ना, तो प्रति 1000 महिलाओं और पुरुषों का अनुपात अपन लेते हैं। प्रति 1000 महिलाओं व पुरुषों का अनुपात, समझ रहे हो ना, सेक्स रेशियो अपन लेते हैं। और आजकल कमी आ रहा है ना बेटा, सेक्स रेशियो आप पता है समष्टि का, बात समझ रहे हो। तो ये देखो, ये बात आपकी हो गई सेक्स रेशियो। अब देखो बेटा कि ये सारे आपके अपन बात बेटा कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हो गए। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बात करेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण। आयु वितरण, तो आप देखिए नेक्स्ट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण क्या होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा यहां से ये। अब देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बेटा आयु वितरण। एज डिस्ट्रीब्यूशन, आयु वितरण क्या होता है, दिमाग लगाओ बेटा। क्या किसी पॉपुलेशन में एक ही आयु के सदस्य होते हैं क्या, ऐसा तो नहीं है। चाहे किसी जंगल में हिरण की पॉपुलेशन हो,
है ना। चाहे अपन बात बेटा कि अपने घर के अंदर अपना परिवार हो, मानव की पॉपुलेशन हो, क्या आपके परिवार में एक ही आयु के सदस्य हैं क्या? हो सकता है कि आपके दादी दादा जो 60-70 साल की एज पार कर गए हैं, फिर आपके मम्मी पापा चाचा चाची हैं, और हो सकता है आपके ताऊ के एक बड़ा लड़का हो तो उसकी शादी हो गई तो एक उसका फैमिली है, उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हों। तो किसी भी पॉपुलेशन में बेटा एक आयु के सदस्य नहीं होते हैं, है ना। तो ये अपन बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी मतलब प्रत्येक पॉपुलेशन में, मैं आपको कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि प्रत्येक पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या, विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती है ना बेटा। यानी प्रत्येक पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या, विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है ना। हो सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हों 2-3, कुछ जनन करने में सक्षम 2-3 जोड़े हों, कुछ बुढ़ापे की ओर अग्रसर हों। अरे बोलो, तो बेटा अपन एक बात कहते हैं कि प्रत्येक पॉपुलेशन के अंदर, प्रत्येक समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती है ना बेटा। और अपन कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहते हैं बेटा कि जैसे कोई भी पॉपुलेशन है, कोई भी पॉपुलेशन, तो दिए गए समय में समष्टि भिन्न भिन्न आयु वर्ग, भिन्न भिन्न आयु वर्ग यानी अपन कहते हैं बेटा कि दिए गए समय में समष्टि भिन्न भिन्न आयु वर्ग के सदस्यों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है ना बेटा। अपन देखो बेटा कि यहां 3 श्रेणियां, यहां पर अपन 3 श्रेणियां लेते हैं जो समष्टि का आयु निरूपण करते हैं या आयु का निर्माण करते हैं, जो भिन्न भिन्न आयु है। तो भिन्न भिन्न आयु में अपन यहां 3 कैटेगरी लेते हैं। सबसे पहले बेटा अपन देखो लेते हैं फर्स्ट, जो जनन करने में सक्षम नहीं हो, यानी जनन पूर्व है। जनन पूर्व का मतलब होता है प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव जनन पूर्व यानी बेटा जिनमें यौन का आरंभ भी नहीं हुआ हो। जैसे अपन कहते हैं ना मनुष्य के लिए प्यूबर्टी नहीं आई हो, यौन का आरंभ भी नहीं हुआ हो, यानी अभी तक वो जनन कर ही नहीं सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी वो, तो जनन पूर्व है, प्री रिप्रोडक्टिव। दूसरा आपका होता है जननक्षम, जननक्षम जो जनन करने में सक्षम होते हैं, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। और थर्ड आपके होते हैं बेटा जन्मोत्तर, जन्नोत्तर अपन बोलते हैं उसको, सॉरी जन्नोत्तर, है ना, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी कहते हैं ना कि जैसे मानव में मादा में 47 साल के बाद मीनोपॉज हो जाता है, सामान्यतः मासिक चक्र बंद हो जाता है, बाद में सामान्यतः जनन नहीं हो सकता, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गया। मैंने सामान्यतः बोला बेटा, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि जनन पूर्व, जननक्षम, जन्नोत्तर, ये 3 आयु वर्ग के सदस्य, और इनकी अब संख्या अलग अलग हो सकती है। संख्या क्या हो सकती है? अलग अलग, है ना बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन अपने यहां पर लेते हैं, बहुत ही सुंदर लाइन अपने यहां पर लेते हैं बेटा। और वो क्या कहते हैं? अपन कहते हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के जीवों को किसी जनसंख्या के लिए व्यवस्थित करने पर जो संरचना प्राप्त होती है वो एज पिरामिड होता है। तो अपन कहते हैं विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों को, आयु वर्ग के सदस्यों को किसी समष्टि के लिए, किसी समष्टि के लिए व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर जो संरचनाएं विकसित होती हैं उन्हें एज पिरामिड, एज पिरामिड
आयु पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको अपन? एज पिरामिड आपको प्राप्त होते हैं। यानी अपन कहते हैं विभिन्न आयु वर्ग के जीवों को किसी जनसंख्या के लिए व्यवस्थित करने पर जो ग्राफ प्राप्त होते हैं या जो संरचनाएं प्राप्त होती है उन्हें अपन एज पिरामिड कहते हैं, है ना बेटा। यानी यह ग्राफीय प्रदर्शन है, ग्राफीय प्रदर्शन। यस बेटा, ग्राफीय प्रदर्शन। तो ये आपका एज पिरामिड है। अब सुनो कि उस एज पिरामिड की जो स्थिति है या एज पिरामिड की जो संरचना है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं। एज पिरामिड की आकृति से किसी पॉपुलेशन की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एज पिरामिड यानी आयु पिरामिड, एज पिरामिड की आकृति से किसी पॉपुलेशन, कोई भी समष्टि है, किसी पॉपुलेशन के बारे में आप जानते हो बेटा कि एज पिरामिड की आकृति से किसी पॉपुलेशन की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसी पॉपुलेशन की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। है ना बेटा कि यह वर्धिकारी है, कि ये पॉपुलेशन फैलेगी, एक्सपेंडिंग होगी। यह वर्धिकारी है यानी बेटा एक्सपेंडिंग है, वर्धिकारी है। ये अपन कहें सेकंड कि स्थिर है यानी स्टेबल है। ये अपन कहें कि विघटनकारी मतलब घटेगी, विघटनकारी है यानी डिक्लाइनिंग है, विघटनकारी है, विध्वंसकारी है। तो एज पिरामिड की जैसी आकृति आएगी वो अपन को पॉपुलेशन की अवस्था के बारे में बताती है कि बेटा पॉपुलेशन वर्धिकारी है, स्थिर है या विघटनकारी है। ये सारी जानकारी अपन को देती है ये एज पिरामिड। तो देखिए मैं आपको 3 टाइप के एज पिरामिड आप यहां पर बनाऊंगा। एक ट्रायंगल होंगे, त्रिभुजाकार होंगे, यस। और एक अपन बात बेटा कि आपके बेल शेप, घंटे के आकार के होंगे। और एक अपन बात की कलश के आकार, अर्न शेप, कलश के आकार के होंगे। कैसे होंगे? और ध्यान से सुनना, एज पिरामिड का आधार, बेस, एज पिरामिड का आधार ऑलवेज और ऑलवेज किससे बना है? प्री रिप्रोडक्टिव से, जनन पूर्व है, प्री रिप्रोडक्टिव। और वैसे दिमाग लगा लो बेटा, अरे भाई किसी समष्टि में नए जन्म लेने वाले छोटे छोटे बच्चों की संख्या यानी जनन पूर्व, प्री रिप्रोडक्टिव संख्या अगर सबसे ज्यादा है तो तुम जानते हो कि आधार चौड़ा आएगा तो वो ट्रायंगल शेप आएगा, तो समष्टि बढ़ेगी भाई। दिमाग लगा लो। आप अपने परिवार का उदाहरण ले लो। एक परिवार का बारे में आप सोचो कि एक दादी दादा थे, उनके 3 संतान थी। यानी मान लो एक आपके पापा और 2 चाचा और थे, 3 संतान हो गए, सही। तो दादा दादा के 3 संतान, 3 मेल हो गए, फिर 3 फीमेल, यानी आप समझ सकते हो कि उनका विवाह हुआ। तो प्रत्येक के फिर 3-3 संतानें हुई। तो परिवार में अपन बात रहे कि जनन पूर्व यानी आप 9-10 हो गए, 3-3, 4-4 संतानें हुई तो 9-10 हो गए। अब बताओ इस परिवार का ग्राफ, परिवार की साइज क्या होगी? बढ़ेगी। एक तो ये केस होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि उन 3 के एक संतान ही हुई। कभी कभी क्या होता है जैसे किसी एक बांझपन है, किसी में बांझपन है तो एक आपके चाचा के एक संतान ही नहीं हुई, ताऊ जी के एक हुआ था जो मृत्यु हो गई, आप अपने पापा के एक आधा हो। तो जहां 3 जोड़े थे वहां 1-2 बच्चे ही बने। बात को समझे? तो यही तो स्थितियां बनती है समष्टि के अंदर। तो फिर आप जानते हो कि जब वो भिन्न भिन्न आयु वर्ग के सदस्य, जनन पूर्व, जनन सम, जनोत्तर, जब आप उनको विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों को किसी समष्टि के लिए व्यवस्थित करते हैं तो आपको जो ग्राफ प्राप्त होते हैं, संरचनाएं प्राप्त होती है, एज पिरामिड है। तो ये ग्राफ प्रदर्शन है। एज पिरामिड की आकृति आपको किसी पॉपुलेशन की अवस्था के बारे में जानकारी दे देगी कि वो वर्धिकारी है, एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग है, कैसी है, ये सारी जानकारी आपको दे देगी। तो देखिए मैं आपके सामने तीनों जो एज पिरामिड है, मैं आपको तीनों एज पिरामिड भी बना देता हूं और तीनों एज पिरामिड से क्या सूचना आपके सामने निकल रही है,
पॉपुलेशन के बारे में क्या बता रहे हैं वो सारा मैं आपको बताता हूं। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट बेटा जो एज पिरामिड है, और एज पिरामिड में अपन हमेशा और हमेशा आधार पर, बेस पे प्री रिप्रोडक्टिव को रखते हैं। हमेशा किसको रखोगे? जनन पूर्व को। अब देखो 3 प्रकार के आपके जो एज पिरामिड बनते हैं, उसमें फर्स्ट आपका बनता है बेटा ट्रायंगल, यानी जो फर्स्ट आपका बनता है बेटा ना ट्राइएंगुलर। ट्राइएंगुलर का मतलब हो गया त्रिभुजाकार। और देखो कि ये जो आपका पिरामिड बनता है, ये हमेशा अपन बात रही कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, विस्तारित होती हुई पॉपुलेशन को बताएगा। कैसे बताएगा मैं आपको बता दूं बेटा। इसमें देखिए कि सबसे पहले बेटा देखो इसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव होंगे, क्योंकि आधार पर आप किसको रखोगे बताओ? प्री रिप्रोडक्टिव को। आधार पर किसको रखोगे? प्री रिप्रोडक्टिव को। मैं आपको बता दूं बेटा, आधार पर आप हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव को रखोगे। यस बेटा। और देखो कोई भी समष्टि होती है, और समष्टि का जो आयु पिरामिड होता है, मैं आपको बता दूं, आयु पिरामिड आमतौर पर एक संयुक्त आरेख है जिसमें नर और मादा दोनों की आयु संरचना का वितरण है। नर और मादा दोनों लेंगे बेटा, वरना तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे? बात को समझे? हाँ। अब आप ध्यान दो कि सबसे पहले आपके पास आधार पे क्या आ गया? प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव यानी जनन पूर्व है। जनन पूर्व हो गया ना। अब सुने, अब ये जनन पूर्व इस समष्टि में सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद देखो आपके हैं रिप्रोडक्टिव, और उसके बाद आप समझ सकते हो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव आ जाएंगे। और आपने कहा था कि नर और मादा दोनों, तो यहां अपन दोनों साइन दे देंगे, नर का और मादा का। सही। अब देखो बेटा कि ये आपको कैसा प्राप्त हो रहा है? त्रिभुजाकार। कैसा बन रहा है बताओ? देखो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार बना ट्रायंगल शेप। अब सुनो, देखो ये प्री रिप्रोडक्टिव आधार पे, फिर ये दूसरे नंबर पे आपके क्या हो गए? रिप्रोडक्टिव हो गए, जनन सम। और उसके बाद अपन बात हो रहा है कि आपके क्या हो गए? ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। जन्नोत्तर, ये लो जी। अब देखो बेटा ये ट्रायंगल, और एक दिमाग लगा लेना, अगर एक ही बात याद रखना, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है तो गारंटीड उस समष्टि का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे बेटा? अपन ने क्या कहा कि त्रिभुजाकार में एक युवा और बढ़ती हुई जनसंख्या का आलेखी निरूपण है जो एक त्रिभुज के रूप में दिखता है, क्योंकि इस समष्टि के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव जनन पूर्व की संख्या सबसे अधिक है। जनन पूर्व की संख्या सबसे अधिक है बेटा इसमें, है ना, और उच्च अनुपात है। फिर जनन सम वेष्टियों की अनुपातिक संख्या मध्यम है, मॉडरेट, मध्यम है। जनन सम मध्यम है। और फिर आप जानते हो कि जन्नोत्तर बहुत कम है। जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं वो अनुपात में कम होते हैं। आप जानते हो बेटा कि जनन पूर्व वेष्टियां की बहुत अधिक संख्या है, और उनमें से बहुत जल्दी ही जो जनन पूर्व की संख्या ज्यादा है वो जल्दी ही किस में बदल जाएगी? रिप्रोडक्टिव में बदल जाएगी। तो समष्टि बढ़ेगी, एक्सपेंडिंग। तो ये तो देखो क्या हो गया? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई समष्टि। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई समष्टि। बेटा सबसे पहले एक बात याद रखनी है, आधार पर हमेशा बेस पे किसको रखना है? प्री रिप्रोडक्टिव को। अगर वो सबसे ज्यादा है और रिप्रोडक्टिव मध्यम है, मॉडरेट मध्यम है, और वो सबसे कम अनुपात में है, तो ये जल्दी इसमें शिफ्ट हो जाएंगे प्री रिप्रोडक्टिव। अरे जल्दी बच्चे होते हैं 7-8 साल के, 2-4 साल बाद में प्यूबर्टी आ जाती है और बाद में यौन आरंभ हो जाता है, तो फिर वो जल्दी वो भी अपन बात रहे कि रिप्रोडक्टिव बनेंगे और जल्दी से उनके भी बच्चे होंगे, तो जल्दी से समष्टि का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया त्रिभुजाकार, और त्रिभुजाकार में एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग
पॉपुलेशन होगी। बोलो यस। सेकंड बेटा आपका देखो, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या स्थिति होगी, सेकंड में स्थिति होगी बेटा देखो, रखना तो आपको प्री रिप्रोडक्टिव को बेस पे रखना, आधार पे रखना है ना बेटा। ये लो जी, आपने प्री रिप्रोडक्टिव को आधार पे रख दिया है ना। तो सबसे पहले आपने किसको रखा, प्री रिप्रोडक्टिव, वही जनन पूर्व है। लेकिन अब देखो बेटा कि इस सेकंड ग्राफ में अपन बात रहे कि जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव हैं वो बराबर है। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव क्या है बेटा, बराबर। ये लो जी। और फिर आप समझ सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव बराबर हैं, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या है, कम है। सही, खैर। तो अब देखिए बेटा, ये आपका जो मतलब सेकंड आपका है जो एज पिरामिड है वो किस शेप का होगा बेटा, बेल शेप्ड, गंठाकार होगा। बेल शेप्ड होगा, घंटाकार होगा। ये देखो अपन बात रहा है कि बेल शेप्ड घंटाकार आ जाएगा, और यहाँ दोनों सदस्य नर और मादा। बोलो। और अब यहाँ पर आप क्या दे दोगे, प्री रिप्रोडक्टिव, जस्ट आपके क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव, जो दोनों बराबर हैं। और फिर आपके क्या होंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यस बेटा। तो ये आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल पॉपुलेशन होगी। स्टेबल पॉपुलेशन यानी स्थिर समष्टि होगी। तो किसी पे दिमाग नहीं लगाना, एक ही चीज पे दिमाग लगाना है, प्री रिप्रोडक्टिव पे। बात को समझे। अब देखिए आपके जो तीसरे प्रकार के हैं, तो तीसरे प्रकार का क्या है, तीसरे प्रकार के मैं बता देता हूं बेटा आपको। जो थर्ड टाइप आपका है वो आपका है बेटा कलशाकार, अर्न शेप, कलश आकार का, कलशाकार अर्न शेप है ना बेटा। और इसमें एक ही बात है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वो सबसे कम है। ये लो, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम है। तो जानते हो ना, कलश प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम है और रिप्रोडक्टिव उससे ज्यादा है। ये लो जी, रिप्रोडक्टिव उससे क्या है बेटा, ज्यादा। और फिर आप क्या आएंगे, क्या, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये लो जी। तो देखो कैसे हो गया, कलश आकार का। किस आकार का हो गया, कलश आकार का। तो देखो प्री रिप्रोडक्टिव, फिर आपके क्या हो गए, रिप्रोडक्टिव, और ये पोस्ट, वही नर और मादा। तो दिमाग लगाओ आप कि ये वो परिवार है भाई जिसमें अपन बात रहे कि दादी दादा के पुत्र तो 3 हो गए, उनकी शादी भी कर दी गई, लेकिन एक संतान नहीं पैदा हुई। एक संतान हुई जो किसी कारणवश खत्म हो गई बीमारी से, और एक या 2 संतान हैं। तो 3 जोड़ों के पर 2 ही संतान आई। तो यानी प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम हो गए, जनन पूर्व, फिर जनन सम और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो एक कलश आकार का आया, अर्न शेप, और ये आपकी हो गई बेटा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, है ना। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यानी घटती हुई समष्टि, घटती हुई समष्टि हो गई बेटा। तो देखो बेटा कि एज पिरामिड किसी भी पॉपुलेशन में उस पॉपुलेशन की स्थिति के बारे में अच्छे से बताते हैं, है ना। पॉपुलेशन की अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं कि वो वृद्धिकारी है, वो स्थिर है, या वो विघटनकारी है। बात को समझे। तो तीनों ग्राफ को आप बेटा मन लगा कर ऐसे मजे से आप तैयार कर लें। और अब देखिए बेटा इसके अंदर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट बात आपका होगा अब जैसे पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो पॉपुलेशन की साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको अपन कैपिटल एन से अपन लिखेंगे, तो नेक्स्ट अपन इसके अंदर पढ़ते हैं पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ बेटा, तो देखिए अब पॉपुलेशन डेंसिटी अपन बात करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से।
और ज्यादा सार्थक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, और फिर अपन कह सकते हैं पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज यानी बेटा अपन कहें कि समष्टि घनत्व है कैपिटल N या समष्टि साइज जो आकार होता है, समष्टि साइज। यस बेटा, अपन कहते हैं बेटा कि जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी या अपन ये बात कर रहे हैं पॉपुलेशन साइज, तो समष्टि घनत्व या समष्टि का आकार, समष्टि घनत्व या समष्टि का आकार किसी भी आवास में उसकी भूमिका के बारे में बताता है, भूमिका के बारे में बताता है ना बेटा। यानी अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहें कि समष्टि का आकार आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। समष्टि का आकार उसके आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। ना बेटा, स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। यस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में एनसीईआरटी ने दे रखी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। अपन कहें बेटा कि जो समष्टि का साइज है या ज्यादा उपयुक्त हो गया डेंसिटी, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट किया है, एन से। यस, तो अपन कहते हैं वहां पर बेटा कि जो समष्टि का साइज है, समष्टि के आकार में परिवर्तन का उपयोग, समष्टि के आकार में परिवर्तन हो तो समष्टि के आकार में परिवर्तन का उपयोग, परिवर्तन का उपयोग, वहां एनसीईआरटी ने बेटा कितना गजब लिख रखा है। यस बेटा, कि समष्टि के आकार में परिवर्तन का उपयोग विभिन्न पारिस्थितिक प्रक्रमों, कई सारे जो आप जानते हैं इकोलॉजिकल पैरामीटर होते हैं, विभिन्न पारिस्थितिक प्रक्रमों के बारे में जानने के लिए, जैसे एक जाति के सदस्यों की दूसरी जाति के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा का परिणाम यानी कंपटीशन का परिणाम, परभक्षी प्रीडेटर का प्रभाव, परभक्षी का प्रभाव, या पीड़कनाशियों का अनुप्रयोग का प्रभाव, पीड़कनाशियों के अनुप्रयोग का प्रभाव के मूल्यांकन यानी उनके जांच मूल्यांकन के बारे में किया जाता है ना बेटा। यानी अपन कहें कि मूल्यांकन करने में किया जाता है। बात को समझ रहे हैं? यस बेटा, तो ये लाइन आपके एनसीईआरटी में लिख रखी है। अब देखो बेटा कि समष्टि घनत्व ज्ञात करने के मेथड, तो अपन कहते हैं कि मेथड टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी समष्टि घनत्व को ज्ञात करने के जो मापदंड है, जो मेथड है, ये क्या क्या पैरामीटर, कौन कौन से मापदंड, कौन कौन से पैरामीटर अपन यूज करते हैं बेटा। बात को समझ रहे हैं? तो ध्यान से दीजिए बेटा, सबसे पहले अपन करते हैं जीवों की कुल संख्या, जीवों की कुल संख्या, जीवों की कुल संख्या, कुल संख्या यानी टोटल नंबर, टोटल नंबर। जैसे अपन बात रहे कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी समष्टि के जीव हैं तो उनको आप एक एक को काउंट कर लो, गिन लो, है ना। स्थान के सभी व्यष्टियों की गणना कर लो, स्थान के सभी व्यष्टियों की गणना, स्थान के सभी व्यष्टियों की गणना कर लो, है ना। और गणना करके आप पर एरिया में उस समष्टि का क्या घनत्व है वो ज्ञात कर लो। अपन कहेंगे बेटा कि कुल संख्या गिनकर, कुल संख्या के द्वारा समष्टि घनत्व ज्ञात करना सबसे उपयुक्त, आमतौर पे सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट मेथड है, आमतौर से सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे उचित मेथड है ना बेटा, सबसे उचित मेथड है
जैसे इजीली अपन कह सकते हैं गिनकर कि बेटा आप जानते हो कुल संख्या अपन बात रही गिनकर, जैसे 10 से भी कम है ना, भरतपुर में जो जलकाग क्षेत्र है, वेटलैंड है, तो वहां साइबेरियन क्रेन आ जाते हैं ना, तो 10 से भी कम साइबेरियन क्रेन है ना। या फिर अपन कहें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे कि जैसे या समष्टि का शायद लाखों में हो सकता है, जैसे तालाब में क्लेमाडोमोनास मिलियंस में हो सकते हैं, लाखों में हो सकते हैं। बात को समझे? तो सबसे उपयुक्त तरीका तो टोटल नंबर है, कुल संख्या। बात को समझे? लेकिन फिर अपन बात रही कि कुछ मामलों में अर्थहीन हो जाएगी, कुछ मामलों में मीनिंगलेस हो जाएगा टोटल नंबर, तो फिर अपन वहां दूसरे पैरामीटर यूज करते हैं। तो बेटा आप एनसीईआरटी से नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले समष्टि घनत्व ज्ञात करने के जो मापदंड हैं वो आप करके आए, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में समष्टि घनत्व को ज्ञात करने के मापदंड जो पैरामीटर्स हैं, सारे के सारे पैरामीटर, समझ रहे हो। और उसके बाद अपन बात करेंगे बेटा कि समष्टि वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन कौन से कारक हैं जो समष्टि की वृद्धि या ह्रास के लिए जिम्मेदार हैं। और फिर ग्रोथ मॉडल, समष्टि वृद्धि मॉडल, जहां से एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में 100% आता है, तो वो सारा अपन नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे बेटा। इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। यस, क्लियर।